नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट और बीए थर्ड ईयर में विश्व इतिहास, जिसमें सीरीज है विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, और इसमें भी हम चर्चा कर रहे हैं 1453 से 1870 तक के विश्व इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, कल वाले सेशन में हमने देखा था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बारे में पूरे पॉइंट टू पॉइंट पूरे विस्तार से हमने समझा था। तो उसी के पार्ट को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड के बाद में जिन देशों में औद्योगिक क्रांति हुई वो कौन कौन से देश थे, अर्थात कि जैसा नाम लिखा हुआ है अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान। तो इन देशों में भी जो है औद्योगिक क्रांति घटित हुई। तो किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति है, क्या प्रभाव उसका वहां पर रहा है, तो सेपरेटली इन चारों देशों की जो औद्योगिक क्रांति हुई है उस पर भी हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और नए छात्र हैं तो बात जान लें कि तो ज्यादा बेहतर होगा कि जो सेशन हमारे चल रहे हैं वो पूरे कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम लेक्चर नंबर 9 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसकी नोट्स जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सेशनों की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इस सब के अलावा यदि आप चाहते हैं, यदि आप बीए कर रहे हैं और यूट्यूब पर आपको ऐसे सेशन नहीं मिल रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, या कंप्लीट आपका सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया गया है, या किसी और कारण से जो है आप पढ़ नहीं पाए, एग्जाम नजदीक है, तो दोस्तों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मेरे द्वारा यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वो मिल जाएंगे। पूरी लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्टों की। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर क्लिक करेंगे उस प्लेलिस्ट पर, तो सारे सेशन जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसी लेक्चर की नोट्स भी अवेलेबल है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट में जाना है, बाकी सब खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, तो आपको प्रज्ञान हिंदी चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, जो कि मेरे द्वारा ही उसको ऑपरेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों से वहां पर सेशन अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस पर भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो यदि आप अभी तक प्रज्ञान हिंदी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाकर कर ले। सभी प्रतियोगी परीक्षा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लगभग सभी की तैयारी आपको वहां पर करने को मिलेगी। ये हमारी विषय सूची अर्थात की सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कल। आज हम इसका सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति, अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान। और इसी प्रकार से आपका सेशन कंटिन्यू चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में देख ले कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के बारे में, व्याख्या के बारे में। उसके बाद में सेपरेटली जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान चारों देशों की अलग अलग थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे वहां पर हुई औद्योगिक क्रांति को। आइए एक एक करके इनको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसे आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद में इसको पढ़ना है, इसके बाद ही इस पीडीएफ का रिवीजन लगाना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्याख्या की। तो बेसिकली व्याख्या में क्या लिखना है ये कल वाले सेशन में भी आप लोगों ने देखा था। औद्योगिक क्रांति क्या होती है और इंग्लैंड से शुरू हुई ये क्रांति कहां तक पहुंची, इसकी हवा कहां तक पहुंची, ये सारी बातें हमने कल वाले सेशन के पॉइंट नंबर 1 में भी की थी, ठीक है ना। तो आज उसी आधार पर जो है, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट कंटेंट के साथ में यहां पर हम व्याख्या को देखने वाले हैं। व्याख्या दैट मींस कि पूरे टॉपिक का एक सारांश होता है जो आपको प्रारंभ में बताना होता है व्याख्या के रूप में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। क्लियर है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह आधुनिक आर्थिक विकास की दिशा में पहला कदम था। अर्थात ये कि इसे औद्योगिक क्रांति इसलिए भी कहा गया कि औद्योगिक जगत में, व्यापारिक जगत में इतनी बड़ी हलचल इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। पहली बार इतना बदलाव देखने को मिला और इस बदलाव के कारण, औद्योगिक क्षेत्र में इस बदलाव के कारण जो है आर्थिक विकास अपनी चरम अवस्था तक पहुंच चुका था और बेसिकली आज भी बढ़ता ही जा रहा है। इस नई आर्थिक शक्ति के साथ ब्रिटेन सबसे मजबूत देशों में से एक बनने में सक्षम हुआ। तो ब्रिटेन की मजबूती के पीछे, ब्रिटेन के विकास या उसके विकसित होने के पीछे कोई अगर रीजन था तो ये औद्योगिक क्रांति ही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में अर्थात कि ब्रिटेन में ही घटित हुई थी, जिसने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बना दिया था।
और यदि कोई अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो उसके विभिन्न क्षेत्र भी अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं। ये बात आप भी समझते हैं। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई वह केवल इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रही, इसकी गूंज एवं प्रसार यूरोप के कई देशों में हुआ, विशेषकर जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान आदि आदि देशों में। और उन्हीं 4 देशों की स्ट्रेटजी को आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्हीं 4 देशों में हुई औद्योगिक क्रांति के बारे में हम आज समझने वाले हैं। एक तरफ हिंदी का कंटेंट है, दूसरी तरफ इंग्लिश का कंटेंट है, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी परेशान ना हो, समझ आप हिंदी में लीजिए, रिवीजन के लिए आपके पास में इंग्लिश में कंटेंट है, इसके माध्यम से आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सेम कंटेंट है, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, निश्चित रहे, ठीक है। इस देखिए इतिहास कुछ और नहीं हो, इतिहास में पढ़ने का की थ्योरी क्या होती है भाई, इतिहास में सिर्फ एक स्टोरी होती है, एज ए स्टोरी सिर्फ उसको समझते चलिए, कुछ भी रटने जैसा कुछ नहीं होता। बस हाँ कुछ डेट वगैरह होती है जिन्हें याद रखना होता है, तो जब 4-5 बार आप इसको कहानी की तरह पढ़ते हो ना तो वो डेट अपने आप याद हो जाती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये व्याख्या में इतना कंटेंट पर्याप्त होगा। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम जर्मनी को लेकर के कि जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति घटित हुई वो कैसे हुई। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि यार जर्मनी भी यूरोप का ही एक देश होने के बावजूद इंग्लैंड के बाद में यहां औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इंग्लैंड से पहले क्यों नहीं। तो ऐसी कुछ घटनाओं पर तो हमने कल भी चर्चा की थी कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे, लगभग 4 या 5 पॉइंटों में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो थी इंग्लैंड के पक्ष में और ये कंटेंट होगा जर्मनी के पक्ष में। तो ऐसा क्या रीजन था कि जर्मनी में औद्योगिक क्रांति बाद में हुई, तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करते हैं। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों में बटे होने से वहां राजनीतिक एकता नहीं थी। एग्जैक्टली आज भी अगर अफ्रीका के पिछड़े हुए पन का अगर कारण जानना हो ना दोस्तों, तो सबसे पहला कारण अमेरिका का पिछड़ना क्या, माफ कीजिएगा, अफ्रीका का पिछड़ने के पीछे विशेष कारण क्या है कि उस पूरे अफ्रीका के छोटे छोटे देशों में बटा होना, छोटे छोटे राज्यों की तरह एक छोटे छोटे देश है उनमें बटा होना। अगर ये एकीकृत हो जाए, सभी देश मिलकर अगर एकीकृत होकर के एक पूरे महाद्वीप पर एक झंडा फहराए तो वो पूरा महाद्वीप विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। ऐसी कुछ स्थिति जर्मनी में भी हुआ करती थी, क्योंकि जर्मनी उस समय में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इनमें किसी प्रकार की कोई एकता का भाव नहीं था। उन राज्यों में व्यापार विनिमय के, अब जो चूंकि कई राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी, अब सभी राज्यों में जो व्यापार होता था ना, उन व्यापार में अलग अलग सिक्के चलते थे, सभी राज्यों के अपने अपने खुद के सिक्के थे। नापतोल की जो नापतोल होती है ना, नापतोल, वो भी सबकी अलग अलग विधियां थी, नापतोल की विधि भी अलग अलग थी सभी के राज्यों की। तो अब ऐसे में अब अगर मान लो कि हर राज्य के अलग अलग सिक्के हैं, नापतोल या कहें कि व्यापार की अलग अलग विधियां हैं, तो ऐसी स्थिति में एक राज्य दूसरे राज्य से यदि व्यापार करना भी चाहेगा, यदि उसके साथ जुड़ना भी चाहेगा, तो यह संभव ही नहीं हो पाता था। तो व्यापार और कृषि के क्षेत्र, अब चूंकि अगर ये हालत थी पूरी तरह से बिछड़े होने की, बिखरे होने की, पूरा जर्मनी बिखरा हुआ था, तो ऐसी हालत में व्यापार तो टफ पड़ना ही था पूरे जर्मनी का, साथ ही साथ कृषि की हालत भी गिरती चली गई। इसलिए जर्मनी में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति बाद में हुई। तो औद्योगिक क्रांति जर्मनी में बाद में होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, जर्मनी का छोटे छोटे राज्यों में बटा होना। बात समझ आई ना। पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है प्रशिया में हुआ। अब जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति होने का समय आया तो औद्योगिक क्रांति जर्मनी में सबसे पहले जो शुरू हुई वो प्रशिया में हुई थी। प्रशिया भी जर्मनी का एक राज्य था, एक ऐतिहासिक राज्य के रूप में जाना जाता है इसको। तो प्रशिया से जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। 1820 में आधुनिक सड़कों का निर्माण होता है और जो वहां पर राइन नदी है, राइन नदी का उपयोग यातायात के लिए किया जाने लगा। आधुनिक सड़कों के निर्माण से यातायात सुलभ हुआ, नदी के माध्यम से यातायात सुलभ हुआ। जब यातायात सुलभ होगा तो वो किसको सपोर्ट करेगा दोस्तों, तो वो व्यापार उद्योगों को सपोर्ट करेगा, है ना। कहानी आगे बढ़ती है, 1840 में पहुंचती है। 1840 में रेल का निर्माण कर दिया गया। 1848 तक बर्लिन, हैम्बर्ग, प्राग और वियना और लाइबेक को, इन
पांचों को जो है रेल मार्ग से, रेलों से जोड़ दिया गया। इनको आपस में जोड़ देने से यातायात बहुत ही ज्यादा सुलभ हो जाता है और इनके बीच में जो और कॉन्फ्लिक्ट थे व्यापार को लेकर के, उनको भी समाप्त किया गया। उन सबको समाप्त करने से इनके बीच में जो व्यापार उद्योग जगत था वो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ने लगा, विकास करने लगा। यातायात के साधनों के विकास के कारण कोयला उत्पादन जो है एकदम अचानक से 10 गुना बढ़ गया। कोयला उत्पादन 10 गुना बढ़ गया क्योंकि यातायात सुलभ हो चुका था। यातायात बहुत हेल्प करता है आर्थिक पुनर्जागरण कहते हैं या आर्थिक विकास कहते हैं। 1870 तक की कहानी आती है। 1870 में जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां पर तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ। कुछ ही वर्षों में जर्मनी यूरोप का प्रसिद्ध औद्योगिक देश ही नहीं बना, अपितु उद्योग क्षेत्र में वह ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी बनकर के उभरा। समझिए, तो जर्मनी की शुरुआत जो थी ना, वो बिखरे हुए राज्यों के कारण वो काफी लंबे समय तक उसमें कोई विकास नहीं हो पाया था आर्थिक रूप से। लेकिन जैसे जैसे उनको बुद्धि आई और अपने पड़ोसियों को विकसित होते हुए देखा, तो उन्होंने भी सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। अब चूंकि ये लोग कहां पिछड़ने वाले थे, चूंकि थे यूरोप के ना, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ सुधार करना प्रारंभ किया और सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया किस पर? यातायात के साधनों पर। इस यातायात के साधनों के माध्यम से इन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया और औद्योगिक क्रांति का वेलकम किया जर्मनी में। कहानी आगे बढ़ती है। जर्मनी में कच्चे लोहे के व्यापक भंडार होने से वहां प्रारंभ में लौह इस्पात उद्योग बहुत अच्छे खासे विकसित हुए। कुल मिलाकर के लोहे की खदानें व्यापक मात्रा में थी जर्मनी में, जिसके कारण लौह इस्पात उद्योग खूब विकसित हुए उस समय में। जर्मनी में सेना के विकास और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में विभिन्न उद्योगों का उपयोग किया गया। सैनिक दृष्टि से जर्मनी को बलशाली बनाने के लिए बिस्मार्क ने वहां रेल का जाल बिछा दिया। तो जो रेलों की शुरुआत की गई थी, रेलों का पूरा जाल बिछाया गया था। विभिन्न राज्यों को रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाने के पीछे जो इस शासक का कार्य था, बिस्मार्क शासक का जो कार्य था, चांसलर का, वो उसके पीछे उसका जो दृष्टिकोण था वो था यही कि जर्मनी को हर हालत में सैनिक दृष्टि से बलशाली बनाया जाए और इसके साथ ही साथ में व्यापार जगत में भी उसका विकास, व्यापार के माध्यम से भी उसका विकास किया जाए, आर्थिक विकास भी किया जाना चाहिए। यदि ब्रिटेन कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने विशाल साम्राज्य के दम पर औद्योगिक क्रांति संपन्न की, तो जर्मनी ने सैन्य सामग्री के निर्माण को आधार बना करके अपने यहां औद्योगिक क्रांति का वेलकम किया था। तो औद्योगिक क्रांति का वेलकम या औद्योगिक क्रांति जर्मनी में कैसे आई? तो जर्मनी औद्योगिक क्रांति को कैसे लेकर आया? सैन्य सामग्री के निर्माण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, आज भी वर्तमान में भी सेना संबंधित कई विभिन्न प्रकार के हथियार, वेपन्स जो है जर्मनी से परचेस किए जाते हैं, विभिन्न दुनिया के कई देशों के द्वारा आयात किए जाते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति आई वो सैन्य सामग्री के निर्माण को लेकर के ही आई थी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस विशाल साम्राज्य इनका हो चुका था, कई सारे उपनिवेश ये बना चुके थे, तो उस उपनिवेश के दम पर इन्होंने ये अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लेकर के आए थे। लेकिन जर्मनी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि उसने खुद की दम पर यहाँ पर औद्योगिक क्रांति को संचालित किया। क्लियर है? तो ये कहानी थी जर्मनी की और जर्मनी में घटित औद्योगिक क्रांति की, किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति जर्मनी में आती है। अब हम चर्चा करते हैं रूस की, कि रूस में औद्योगिक क्रांति कैसे आती है। तो रूस में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पुराने ढंग की होने के कारण आर्थिक पिछड़ेपन से वहां औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक विकास बहुत ही बाद में हुआ था। अब देखिए, ध्यान रखना, जर्मनी में औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति बाद में क्यों आई थी? क्योंकि वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अगर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे उनके सभी के बीच में, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति बाद में आई। तो रूस में ऐसा क्या खासियत थी? हालांकि रूस भी कई छोटे छोटे कई जगह बटा हुआ था, लेकिन उसका एकीकरण जल्दी कर लिया गया था, वो खैर छोड़िए, वो एक पुरानी बात थी। लेकिन इस सब के अलावा अगर हम रूस में बात करें तो रूस भी जो है ना, रूस में जो सामाजिक व्यवस्था थी या जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में आधुनिकता का पिछड़ापन था। अर्थात कि उस व्यवस्था में राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में जो थी रूस की, वह पुराने ढंग की होने के कारण वहां पर आर्थिक रूप से वह बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसके कारण औद्योगिक विकास वहां पर नहीं हो पाया। लेकिन 1861 में कृषि दासों को मुक्त करने के बाद रूस में औद्योगिक क्रांति
प्रारंभ होती है, औद्योगिकरण प्रारंभ होता है। 1861 में कृषि दासों को मुक्त किया गया था रूस में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, रूस के पिछड़े होने का कारण या रूस में औद्योगिक क्रांति बाद में आने के पीछे प्रमुख कारण क्या था, तो वहां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पुराने ढंग की होने के कारण वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति बाद में घटित हुई। लेकिन जैसे ही रूस में 1861 में कृषि दासों को मुक्त किया, उसके जस्ट बाद ही औद्योगिकरण रूस में प्रारंभ हुआ। 1860 में रूस में एक बैंक की स्थापना की गई, स्टेट बैंक की स्थापना की गई और कई कल कारखाने स्थापित किए गए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो कल कारखाने स्थापित किए गए थे, ये सब के सब सरकारी सहायता या सरकार की दृष्टि में या सरकार के माध्यम से ये स्थापित किए गए थे। मतलब ये सभी कल कारखाने निजी नहीं थे, बल्कि सरकारी कल कारखाने थे। रेलों का निर्माण हुआ, विकास हुआ, ये सारे कार्य सरकार खुद कर रही थी। 1892 से 1903 के बीच में रूस में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ, पर रूस में यह विकास केवल सरकारी प्रयासों का ही फल था। यह बात अब विशेष याद रखने योग्य है कि रूस में जो औद्योगिक क्रांति आई, उस औद्योगिक क्रांति के पीछे किसका हाथ था? ओनली सरकार का। निजी क्षेत्र इससे बहुत दूर था। निजी क्षेत्र के दूर होने के पीछे कारण क्या था? वही सामाजिक और राजनीतिक ढंग का, पुराने ढंग का होना। और इस पुराने ढंग के कारण वो पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। और रूस की सरकार ये बहुत अच्छे समझ चुकी थी कि अगर यहां पर आर्थिक विकास लाना है, औद्योगिक विकास करना है, तो सरकार को खुद अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सो सरकार ने किया और रूस में औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ। अब बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों, यूरोपवासी, अब देखिए अमेरिका में एक सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका में आज भी अगर हम बात करें वहां की पॉपुलेशन के बारे में, तो आज भी अमेरिका में यूरोप के लोग ही वहां के नागरिक हैं। अमेरिका के मूल निवासी ना के बराबर है, लगभग समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि यूरोपवासी चूंकि पूरी अमेरिका में बसे हुए थे, तो यूरोपवासी औद्योगिक क्रांति से अवगत हो चुके थे। जो यूरोपवासी अमेरिका में थे वो इस औद्योगिक क्रांति से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे। इसलिए अमेरिका में बसे यूरोपवासियों ने नवीन प्रणालियों को कृषि में अपनाना शुरू कर दिया। कृषि व्यवस्था में, कृषि करने में नई नई जो प्रणालियां आ रही थी, नए नए तरीके थे, उनको कृषि व्यवस्था में अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमेरिका में पहले कृषि के क्षेत्र में ही क्रांति हुई। उसके बाद अमेरिका उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, तब उन्होंने क्या किया? यंत्रों का निर्माण किया और कई कल कारखाने स्थापित किए। भाई जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, भले स्वतंत्र हो गया, लेकिन वहां पर लोग जो है यूरोप के ही अधिकतम थे। तो जब ये स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने कृषि के क्षेत्र से बाहर निकल के और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विकास करना प्रारंभ किया, जैसे कुछ यंत्रों का निर्माण करना, नए नए कारखाने स्थापित करना। उद्योग जगत में काफी इन्होंने अपना नाम छापा। प्रारंभ में वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग में अमेरिका ने उन्नति की। अमेरिका में 19वीं सदी के मध्य गृह युद्ध के बाद औद्योगिक विकास की गति बहुत तीव्र हो चुकी थी। तो याद रखिएगा 19वीं सदी में अमेरिका में गृह युद्ध होता है और गृह युद्ध के बाद में अमेरिका औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से वृद्धि जो है उन्नति करता है। ये छोटी सी कहानी अमेरिका की। जी हाँ, आपको इतना ही कंटेंट देना है ना। सब में अगर भर भर के कंटेंट दोगे, अगर मान लो कि 4 राष्ट्र आपसे पूछे गए हैं, अब चारों राष्ट्र की अगर अलग सेपरेटली अगर आप बताने लगोगे ना, तो इतना कंटेंट अगर आप दोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लिखें, क्योंकि एक देश की औद्योगिक क्रांति ही आपके प्रश्न के जो जितने शब्दों में आपसे आंसर मांगती है ना, वो पूरे कर देगी। तो अन्य पर कैसे लिखोगे? तो ये सिलेक्टेड कंटेंट है, इतना ही कंटेंट आपको यूज करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये मेन कंटेंट यही है। और ये दोस्तों एग्जाम में सिर्फ कंटेंट का ही खेल होता है। आपके पास जानकारी बहुत सारी होती है, बस मायने ये रखता है कि एग्जाम में आप कौन सी जानकारी को उचित रूप से रखोगे। भाई जो नॉलेज आपको है वो नॉलेज आप एक्सप्रेस कैसे करते हो एग्जाम में, ये ज्यादा मायने रखता है। तो कम शब्दों में अधिक समझने को मिले, उस कंटेंट के साथ यदि आप जाते हो एग्जाम में तो बेहतर नंबरों की प्राप्ति कर सकते हो। और ये वही कंटेंट है जो कम शब्दों में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अगर देखोगे तो आप सिर्फ 3 पैराग्राफ है, मात्र 3 पैराग्राफ है, और तीनों पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ के माध्यम से ही अमेरिका की पूरी कहानी यहां पर आ गई कि अमेरिका में औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी।
ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है जापान। भाई जापान में औद्योगिक क्रांति घटित कैसे? तो एशिया के देशों में, अब ये तो आपको पता ही है जापान कहां पर है। जापान यूरोप में है क्या? नहीं, बल्कि जापान कहां पर है? जापान एशिया का राष्ट्र है, ठीक है ना, जापान एशिया का राष्ट्र है। तो एशिया के राष्ट्रों में अगर बात करें तो जापान एशिया में, एशिया के राष्ट्रों में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? तो वो जापान में हुई थी। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जापान में औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में हुई। जापान के तत्कालीन सम्राट मिकडो मुत्सुहितो, नाम थोड़ा अजीब है, 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, मुंह पे जाएगा, औद्योगिकरण में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने विदेशी यांत्रिकों को अपने यहां अर्थात कि जापान में आमंत्रित किया और जापान के कई विद्यार्थियों को उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजा, जहां पर औद्योगिक क्रांति अच्छे से चल रही थी। शीघ्र ही जापान ने यंत्र निर्माण तथा माल के उत्पादन के लिए बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए और इनसे जापान के औद्योगिकरण में तीव्र गतिशीलता आ गई और कुछ वर्षों में जापान औद्योगिक क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बन गया। तो कुल मिला कहने का अर्थ यह है कि जापान में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसकी वजह से वहां पर औद्योगिक क्रांति आती, बल्कि औद्योगिक क्रांति को इनवाइट किया जापान ने, दूसरे देशों से लेकर के ये आए। समझ रहे ना? तो जापान इसलिए ही एक आम राष्ट्र नहीं कहलाता, एक विशेष राष्ट्र होने के पीछे इसका कारण यही है कि ये कुछ ऐसे कार्य करता है जो अपने यहां पर ना होने के बावजूद ये, अब सोचिए ना कि औद्योगिक क्रांति के लिए विद्यार्थियों, अपने स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में भेज रहा है ताकि वो सिर्फ उसी क्षेत्र का अध्ययन करके वापस यहां पर आए और औद्योगिक क्षेत्र में विकास करे। तो ये एक राष्ट्र के प्रमुख के द्वारा किया जा रहा था। तो ये सी कहानियां थी, ठीक है। तो जापान में औद्योगिक क्रांति घटित होने के पीछे ये रीजन थे, और रीजन कौन था? मेन जापान के सम्राट मिकडो मुत्सुहितो, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन, छोटा सेशन था, समाप्त तो होता है। कल वाले सेशन में लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि आप सभी जानते हैं गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी उसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। कब हुई थी ये? 1688 में हुई थी। क्या इसकी विशेषताएं की, इसके पीछे के क्या रीजन थे, सारी बातें हम कल के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कल किसी छात्र ने मुझे कमेंट की थी, कहा था कि सर 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का, तो कृपया करके थोड़ा सा जल्दी ले लें, या कंप्लीट करने का बोला था, आप कंप्लीट नहीं करें। यार मुझे बताइए कैसे कंप्लीट करना चाहिए। इस सेशन में मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर वालों की क्लासेस भी चल रही है। जब मेरे सेशन आते हैं तो वहां पर लगभग मान चलिए कि 2 से 3 घंटे के अंदर ना, उस बीए फर्स्ट ईयर का डालूं या सेकेंड ईयर का डालता हूं, तो 400-500 स्टूडेंट उसको देख चुके होते हैं। तो मुझे देख करके भी अच्छा लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स इसमें रुचि ले रहे हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, थर्ड ईयर, पता नहीं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट सो रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन 2-2 दिन में भी 500 बच्चे देख नहीं रहे हैं इसको। तो बताइए कैसे मोटिवेट होऊंगा मैं, कैसे कंप्लीट कराऊं यार। अगर आप लोगों की रुचि इसमें बनी रहती ना, तो मैं एक दिन में 3-3 सेशन इसी के लेकर आ जाता। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देता, 12 तारीख के लिए होल्ड कर देता, वो 12 तारीख तक मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा देता। लेकिन आप लोगों की रुचि बहुत मायने रखती है दोस्तों। मेरे यहाँ पर आने से कुछ नहीं होता है, बल्कि आप लोगों की रुचि ज्यादा मायने रखती है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे ना, तो मुझे मजबूर होकर के पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। किसी भी सब्जेक्ट को बीच में होल्ड कर देने के पीछे उसका जिम्मेदार ना, ठीक है, होल्ड तो मैं करता हूं, तो आप लोग कह सकते हो कि मैंने ही होल्ड किया, मैं जिम्मेदार हूं, बट रियल में जो जिम्मेदार होता है वो आप लोग होते हो। आप रुचि लेना बंद कर देते हो तो हमारी रुचि भी कम हो जाती है। सो हम उसको होल्ड करके किसी नए सब्जेक्ट की ओपनिंग कर देते हैं, और जहां पर बच्चे ज्यादा सीरियस होते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाना चालू कर देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप खुद सोचें, क्लासेस को थोड़ा आगे बढ़ाएं, शेयर करें। अगर मैक्सिमम व्यूज आते हैं, बच्चे देखते हैं, तो मैं बिल्कुल रुचि लूंगा ना यार उसमें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। नए छात्र हैं तो ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं सभी सेशनों की। नोट्स की लिंक भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर चैनल है लोधा जी क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लें, तो वहां पर डेली अपडेट आपको क्लासेस की मिलती रहेगी, डेली लिंक मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर लोधा जी क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप खुलकर आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले वहां पर, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।